युवा साथियों, हमारी माताएं बहनें, आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं अपनी ओर से। और जो मेरे साथ मेरे साथीगण आए हैं, जिनमें हमारे रविपाल सैनी जी जिला पंचायत सदस्य, हमारे रामनिवास जी, हमारे ललित चौहान जी, हमारे मोहसिन भाई, प्रदीप ठाकुर जी, हमारे डॉक्टर साहब, सभी की ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। और जो मंच पर आसीन है, हमारे आदरणीय तीर्थाचार्य जी रामविलास दास जी महाराज, धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज, हमारे कानपुर से विधायक श्री उमेश कुमार जी, हमारे आयुष चौहान जी, हमारे सीपी सिंह जी, शिव कुमार जी, हमारे महेंद्र प्रताप जी चंबल से करनी सेना के, और जितने भी सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं मंच पर, सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत चरण स्पर्श अपनी ओर से भी, और जो हमारे सब साथीगण हैं उन सभी की ओर से। हमारे दिग्विजय भाई मेरठ से आए हैं, साथ में सोम चौकी से हमारे सोम साहब आए हैं, तो सभी की ओर से मैं बहुत बहुत आप सबको प्रणाम और चरण स्पर्श धन्यवाद करता हूँ। जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे रसिक चौहान भाई और हमारे प्रदीप चौहान जी, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, जिसके मेरे पास शब्द नहीं है कि इतनी गर्मी के अंदर और इतने शांतिपूर्वक सभी सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पर इतने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को कई घंटों से बैठकर सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो पूरी आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत इनकी प्रशंसा भी करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने आज के इस शुभ दिन को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बिजौर के लिए बनाया। अब हम बात करते हैं अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के विचारों के बारे में, उनसे जीवन से संबंधित जो बहुत सारी घटनाएं हैं, जिनसे हम लोग अलग अलग घटनाओं से अलग अलग चीजें हम लोग जीवन में सीखते हैं कि भाई मेवाड़ एक ऐसा स्थान है कि पूरे राजस्थान में अगर हम ऐतिहासिक चर्चा करें तो मेवाड़ से उच्च कोटि का इतिहास किसी का नहीं है। महाराणा प्रताप जी के दादा थे महाराणा सांगा जी। महाराणा सांगा जी के लिए इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने कई युद्ध लड़े और हमेशा वो युद्ध जीतते थे। लेकिन एक बात की बहुत हमारे समाज के लिए जो है, मैंने बहुत बुराइयां भी सुनी है और नेगेटिव बात सुनी है। वो बात यह है कि महाराणा प्रताप या राणा सांगा जी ने युद्ध लड़े, लेकिन वो कई बार जो है युद्ध हार गए या पराजित हो गए। तो राणा सांगा जी ने जब बाबर के साथ युद्ध हुआ तो बाबर की सेना करीब 5000 थी और राणा सांगा जी के साथ करीब 20,000 हमारे पूर्वज योद्धा थे, राजपूत योद्धा थे। फिर भी मात्र 1 घंटा या 2 घंटे में राणा सांगा जी वो युद्ध अब हमारे पूर्वजों के साथ जो है पराजित हो गए, ऐसा इतिहास में लिखा है। कई लोग ये बात हमारे ऊपर टारगेट करके आज के समय में उसकी बुराई करते हैं, हमारी मजाक बनाते हैं। तो इस पर मैंने विचार किया कि भाई ऐसा क्या सत्य है जो हम सुन रहे हैं, क्या वो वैसा का वैसा ही है? तो जो मेरे बात समझ में आई वो इस प्रकार है कि जब राणा सांगा जी 20,000 सैनिकों के साथ अपनी तलवार लेकर खड़े थे तो सामने 5,000 जो मुगल थे वो अपने साथ गोला बारूद भी लेकर आए। राणा सांगा जी के या राजपूत योद्धाओं में उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिला कि वो नजदीक आते और नजदीक आकर जो है बाबर और उसकी सेना को खत्म कर देते, बाबर की गर्दन काट देते। दूर से ही बाबर ने गोला बारूद का इस्तेमाल किया और ये इतिहास में यहाँ के युद्धों में पहली बार हुआ। राणा सांगा जी और उनके योद्धाओं को ये समझ नहीं आया कि हमारे ऊपर ये क्या चीज गिरी है। उससे राजपूत योद्धा जख्मी हुए, घायल हुए, कई लोग शहीद हुए और परिणाम ये हुआ कि वो युद्ध राणा सांगा जी पराजित हो गए। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आई कि राणा सांगा जी के बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राणा सांगा जी को
बाबर के नजदीक जाकर उसको मारने का, उसका वध करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तोप के गोलों ने दूर से ही अपना काम दिखाया। तो राणा सांगा जी को बाबर ने नहीं हराया, बाबर की जो तोप थी उस तोप ने जो है राणा सांगा जी की तलवार को हराया। अगर राणा सांगा जी का भी हथियार अपग्रेड होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। इस तोप के दम पे मुगलों ने करीब 500-600 साल तक राज किया। फिर आए अंग्रेज अपने साथ बंदूकें लेकर आए। इनके पास 50-100 तोपें थी, लेकिन सामने जो है बंदूक 1000-10,000 लेकर आए और दूर से ही मार करने वाली थी, तो बंदूक ने तोप को हरा दिया। उसके बाद 200 साल उस बंदूकों के राज पे अंग्रेजों ने राज किया। उसके बाद आया देश में लोकतंत्र में जो वोटिंग मशीन है उसने इस तलवार को, बंदूक को और तोप को सबको हराया और राज्य स्थापित किया। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं या धामी जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं, तो वो आज के जो आधुनिक लोकतंत्र के राजा हैं वो किसी तलवार को या तोप को या बंदूक को चला के नहीं बने। वो चले हैं जिस समाज ने उनके पक्ष में वोटिंग मशीन पर बटन दबाना सीख लिया, वो समाज भी राजा बना है और जिसको उसने चाहा है उसको राजा बनाया भी है। तो मैं अपने समाज से ये प्रार्थना करूंगा कि जब तलवारों से सत्ता मिलती थी तो आपके पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक उस तलवार के दम पर सत्ता स्थापित की अपने झंडे के साथ, और 36 बिरादरी को उनके अधिकारों को दिया, उनके अधिकारों की रक्षा की, सब लोगों को अपने साथ लेकर चले। लेकिन लोकतंत्र में हमारे समाज ने किस झंडे के आगे अपना बटन दबाना है, वोटिंग मशीन के आगे बटन दबा के कैसे सत्ता स्थापित करनी है, दुर्भाग्य से अभी हमारा समाज उस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम समय समय पर किसी अन्य झंडे के सेनापति या उसके सिपाही को बन जाते हैं लेकिन राजा नहीं बन पाते, क्योंकि जीत हार जो है वो हमेशा झंडे की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। और ये मैं आपको महाराणा प्रताप जी के जीवन काल से उदाहरण देके अभी बता देता हूं। महाराणा प्रताप और अकबर का जब युद्ध होने की शुरू हो गया तो अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह जी को भेजा। मान सिंह जी जाति से राजपूत थे और उनके जो सैनिक थे, जो मान सिंह जी के साथी सैनिक थे, करीब 30-40 हजार, वो भी राजपूत थे और हमारी तरह ऐसे लंबी लंबी पगड़ियां पहन के और तलवार लेकर, और जो नारा अभी आप लगा रहे थे कि जय भवानी, भारत जय माता दी और पत्थर को भी कर दे पानी, इस नारों के साथ हल्दी घाटी पर मरने मारने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जी के सेनापति हकीम खान मौजूद थे। हकीम खान मुसलमान थे, पठान थे। जब आदमी मरने मारने के लिए तैयार होता है तो अपने इष्ट देवताओं को या जिसको भी मानता है उसको याद करता है। तो हकीम खान और उनके सैनिक भी युद्ध में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, मार देंगे काट देंगे, इस नारे को लगा रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ 40,000 राजपूत अपनी तलवार लेकर खड़े थे मान सिंह जी के साथ, और दूसरी तरफ 10,000 मुसलमान पठान हाकिम खान के साथ खड़े थे। तो अगर आप उस समय जीवित होते या आज आप हैं तो आप भगवान से किसके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये युद्ध कौन जीतना चाहिए? 40,000 राजपूत जीतने चाहिए या ये जो 10,000 मुसलमान पठान है ये जीतने चाहिए? आपके मन में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई राजपूत हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा ब्लड है, वो जीतने चाहिए। कुछ सोच रहे होंगे मुसलमान जीतने चाहिए। मैं आपको दोनों को एक एक बार जीत के दिखाते हैं और ये महसूस करते हैं कि किसके जीतने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम पहले राजपूतों को जीता हुआ मानते हैं। 40,000 राजपूत जीत गए। मान सिंह जी जब जीत गए तो जीतने की निशानी क्या होती है कि किले के ऊपर अपना झंडा फहराती है जीतने वाली सेना। मान लीजिए यही किला है, सामने से जो है 40,000 राजपूत जीत कर आए, तो वो किले के ऊपर किसका झंडा फहराएंगे बताइए? अकबर का। यानी कि और अगर हकीम खान वो युद्ध जीत जाते तो वो चित्तौड़ के ऊपर किसका झंडा फहराते? महाराणा प्रताप का। तो इस बात से हमें क्या बात समझ में आई
कि जीत जो है वो हमेशा झंडे की होती है। व्यक्ति की कभी जीत ना हुई है, ना कभी इतिहास में हुई है, ना कभी भविष्य में होगी। अगर प्रभु श्री राम का झंडा विभीषण ने अगर प्रभु श्री राम के झंडे के नीचे आया तो जीत जो है वो प्रभु श्री राम की मानी जाएगी, चाहे वो कुछ भी करे। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जीत हार जो है वो झंडे की होती है। आप दूसरे के झंडों के नीचे सेनापति और सिपाही बनोगे। अगर आपको राजा बनना है और 36 बिरादरी को भी अधिकारों की रक्षा करनी है, उनको अपना भाई बनाना है, अपने साथ लेकर चलना है, तो अपने पूर्वजों से सीखिए, महाराणा प्रताप से सीखिए, अपना झंडा बनाइए। अपना झंडा चाहे सेनापति जो है हकीम खान को बनाइए, चाहे पूजा सोलंकी को बनाइए, चाहे भामा शाह को बनाइए, तो झंडा आपका बनेगा और आप राजा बनेंगे। और सेनापति आज के समय में होता है एमएलए जो है वो हर एमएलए आप समझ लीजिए एक विधानसभा एक जिला है और उसका सेनापति है आपका जो है एमएलए विधायक। तो आप जो है बहन मायावती ने झंडा बनाया तो क्या सारे एमएलए जो है वो एससी समाज के थे? उसके जो है हर समाज के थे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि महाराणा प्रताप जी से अगर जीवन से उनके सीखना है तो स्वाभिमान को सीखिए। अकबर ने महाराणा प्रताप जी को ऑफर दी कि आप मेरा झंडा लगाइए अपने किले पर, आपको आधे हिंदुस्तान का राज मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अपने झंडे और स्वाभिमान के लिए ये बात स्वीकार नहीं करी और जीवन का बहुत कठिन समय उन्होंने इस कारण से जिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब शोभा यात्रा निकलेगी। मैं